हेलो एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में मैंने आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने डिस्कशन किया नाउन के बारे में, उनके बेस टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे हमने नाउन का डिवीजन किया इसके बारे में किया। फिर मैंने आगे डिस्कस किया कि नाउन के अंदर ही हमने 3 चैप्टर को डिस्कस करना है, जिसका नाम था हमारा केस, नंबर और जेंडर, जिसमें हमने जेंडर को वहीं पर आपको इंट्रोड्यूस करके दिखा दिया था। जेंडर से रिलेटेड जो कुछ भी था वो बेसिक लेवल की चीज़ें वो मैंने वहीं आपको डिस्कस करके दिखा दिया। तो आज चलते हैं, आज की वीडियो में हम अपनी दूसरी पार्ट को लेकर आए नाउन का, जिसका नाम है नाउन एंड केस। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, नाउन एंड केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नाउन एंड केस में और जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन ऑफ केस। केस के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। भाई अगर हम किताबी डेफिनेशन पे जाएं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो केस है इसके यूजेस जो है ना वो बड़े लंबे होते हैं। मतलब अगर केस का डेफिनेशन देखें तो इनके डेफिनेशन में बड़ी घुमा फिरा के बातें कही जाती हैं, लेकिन हम एकदम सटीक एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो केस को सिंपली हम कह सकते हैं कि यूजेस ऑफ नाउन, नाउन के इस्तेमाल को ही हम केस कहते हैं। क्या है कि नाउन के इस्तेमाल को ही हम केस कहते हैं, यानी कि जो नाउन का यूजेस हो रहा है हम उसको ही केस कहेंगे। जैसे कि नाउन हमारा कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, संभवतः सब्जेक्ट की तरह, या ऑब्जेक्ट की तरह, या कॉम्प्लीमेंट की तरह। यही सब बेस तरीका है जहां पर हम नाउन का यूज करते हैं। तो अगर मोटा मोटी हम बात करें तो कहते हैं कि यूजेस ऑफ नाउन, नाउन के इस्तेमाल को ही हम केस कहते हैं। अब यही हम देखते हैं कि नाउन के यूजेस कितने हैं। ठीक है, तो कहता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। ये केस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहले तो हम जानेंगे। सबसे पहला नाम आता है आपका नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा नंबर केस आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। दिया हुआ ये जो है ये परमानेंटली है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। तीसरा है आपका पॉजेसिव केस, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और केस में कहते हैं कि यह एक अभिन्न हिस्सा है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस की ज़रूरत आपको हर क्वेश्चंस में होगी, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वोकेटिव, ये नाम मात्र का, इसको पढ़ो या ना पढ़ो विशेष कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि पढ़ना हमें सब है, जानकारी के लिए ही सही, पर हमको ये चारों के चारों केसेस को अध्ययन करके रख लेना। तो अभी तक का जो जिस्ट था उसके अनुसार हम क्या समझे कि भाई केस क्या है, तो यूजेस ऑफ नाउन को केस कहते हैं। उसके बाद बात करें कि टाइप्स कितने हैं, तो 4 टाइप्स है, इसके नाम सारे का हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। अब टाइम आ गया है इनको सिंगल सिंगल करके पढ़ने का, एक एक करके पढ़ने का। शुरुआत करते हैं सबसे पहला केस से, जिसका नाम है हमारा नॉमिनेटिव केस। पहला केस हमारा नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को हमने एक और नाम दे दिया था आपको, सब्जेक्टिव केस। इसमें कहते हैं कि व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, नहीं कि जब कोई नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करें तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस में होना कहेंगे। जरा ठीक से देख लो बोर्ड को, है ना। क्या है कि व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट की तरह हम नाउन को यूज कर दिए तो नॉमिनेटिव। एग्जाम्पल जरा चेक कर ले। यहां पर हमने क्या किया, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, मतलब राम हमारे स्कूल का एक छात्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राम का प्रयोग जो है वो हम लोग एक सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमारा केस ऑफ नॉमिनेटिव का इस्तेमाल के अंदर आ रहा है। अगर हम कहें
कि पटना इज ए सिटी। क्लियर? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम जो है एज ए सब्जेक्ट कर रहे हैं। केस हमारा सब्जेक्टिव है नाउन का, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि आगे की बात करेंगे। इसके बाद हम अगले पर डिस्कस करते हैं। एक और एग्जाम्पल हमको मिल गया है कि भाई ये श्याम इज ए बैड बॉय। यहां पर भी सेम काम हो रहा है। सेम काम क्या हो रहा है आपका कि यहां पर आपको श्याम का यूज कर दिया जा रहा है। कैसे? तो एज ए सब्जेक्ट यूज कर दिया जा रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको यह समझना है कि यह भी केस ऑफ नॉमिनेटिव चल रहा है हमारा। एक और उदाहरण देख लो। कहता है सीता इज ए काइंड हार्टेड गर्ल। मतलब सीता एक दयालु स्वभाव की महिला है, काइंड हार्टेड गर्ल है। यहां भी जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सीता का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, और एज ए सब्जेक्ट करने की वजह से ये हमारा केस ऑफ नॉमिनेटिव में जाएगा। अगले टाइप में आते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ठीक उल्टा हो जाएगा। कहता है व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, खास करके यही अंडरलाइन करना है। कहता है कि जब कोई नाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह करें तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में होना कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। आई इन्वाइटेड मोहन इन माई बर्थडे। चलो बात की बातें सेकेंडरी है, ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो कहते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी प्लेस के हिसाब से हम ये कहते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि इनवाइटेड ये वर्ब है, तो ये मोहन हमारा जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट आया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है, ठीक है। तो ये केस इन ऑब्जेक्टिव चला गया हमारा। अगला लिखते हैं दे कॉल्ड मिस्टर मोदी इन अ रैली, या इन रैली जो कुछ भी हो, ये भी होना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो कहता है दे कॉल्ड मिस्टर मोदी इन अ रैली। इसमें क्या करना है आपको, इसमें मिस्टर मोदी का प्रयोग हमने कॉल्ड वर्ब के बाद कर दिया। मतलब क्या है, ये भी केस हमारा ऑब्जेक्टिव में ही जाएगा। एक और एग्जांपल लेते, कहता है कि मिस्टर वर्मा अब्यूज्ड मिस्टर शर्मा। तो ये अब्यूज यहां पर हमारा वर्ब चल रहा है और यहां से यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है। मतलब ये केस इन ऑब्जेक्टिव चला गया, ठीक है। यानी कि कोई भी नाउन का प्रयोग अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह कर दे तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। अगला केस है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव में कहता है कि जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ अपना रिलेशन दर्शाए, अपना संबंध दर्शाए, तो ऐसे नाउन को हम पोजेसिव में होना कहेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि दो नाउन की चर्चा जरूरी है। जब भी होगा दो नाउन आएगा। जैसे करंस कार, इसमें देख रहे हैं कि करीनाज, सॉरी ये करीनाज कार, तो एक नाउन हमारा करीना है, दूसरा नाउन हमारा कार है। अब ये दोनों की आपसी रिलेशन जो दिखाया जा रहा है यही आपका पोजेसिव है। थोड़ा और बढ़ते हैं। कहता है वर्माज हाउस, वर्मा का घर, तो ये वर्मा भी हमारा नाउन है और हाउस भी नाउन है। तो क्या है, घर के ऊपर अधिकार होना, ये एक रिलेशन दिखाया जा रहा है। क्लियर? एक और बात है हीरोज बाइक, हीरो की बाइक। अब इसमें हीरो भी हमारा नाम है और बाइक भी नाम है। अब हीरो का बाइक से क्या लेना देना है, इस बात से हम क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे केसेस हमारे पॉजिटिव में आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नियम भी है जिसको हम एक वोकेटिव पढ़ने के बाद डिस्कस करते हैं। वोकेटिव में कहता है कि व्हेन ए नाउन इज कॉल्ड इज सेड टू बी इन वोकेटिव, जब कोई नाउन को पुकारा जाए, आवाज लगाया जाए, बुलाया जाए, इसको हम वोकेटिव केस में होना कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हे राम कम हियर, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, राम को बुलाने का काम कर रहे हैं।
जब हम ऐसा करें कि कोई वर्ड लिख दे और उससे क्या हो कि उस व्यक्ति को पुकारा जाए, ये हमारा वोकेटिव में आ जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल आप देख लो। ओ गॉड, यहाँ गॉड आपके हो जाएंगे, ठीक है। ब्रावो, बुमरा, शाबाश, है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आते हैं कुछ नियम पे, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि चेंज ऑफ केस कैसे करेंगे। जब हमें केस में बदलाव करने हो तो क्या करना होगा। कहता है कि जनरली एनी नाउन इज चेंज इनटू पॉजेसिव एडिंग पोस्ट्रोफी एस। पोस्ट्रोफी एस ये आपको ऐसा लिखा जाता है, ऊपर में सिंगल कॉमा, ठीक है। ए साइलेंट होता है, पूरा एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन कहा जाता है उच्चारण इसमें ए साइलेंट कर दिया जाता है, पोस्ट्रॉफी बोले। तो कहता है कि कोई भी नाउन, सामान्यतः कोई भी नाउन का पॉजेसिव बनाने में हमने क्या करना है कि नाउन के अंत वाले पार्ट पर आपको पोस्ट्रॉफी एस लगा देना है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं कि राम में ऊपर से पोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया, राम्स बुक। मोहन का क्या दिख रहा है कि यहाँ पोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। उसके बाद श्याम, इधर आपका पोस्ट्रॉफी एस आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। कहता है इफ एनी नाउन इंड्स विथ एस, अगर कोई नाउन का अंत एस से हो जाए। अभी तो हमने बोला कि जनरली कोई भी रहेगा उसमें पोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर मान लो एस हमारा पहले से अटैच्ड है तो फिर हम पोस्ट्रॉफी एस दोबारा जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। ग्रामर का नियम कहता है कि वर्ड रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि एस तो रहने देना होगा, सिर्फ एक कोमा अटैच कर देना होगा, जिसको हम लोग पोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसको सिर्फ अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पॉजेसिव में बदल जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि हमारा ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। ये दो नियम बनाने से बेहतर मैंने एक ही कर दिया कि ये मैटर नहीं करता कि नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, इसका ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए आप देखो बॉयज हॉस्टल, इसमें क्या हो रहा है हमारा कि बॉयज में एस पहले से लगा हुआ, हमने क्या किया अंत में सिर्फ कॉमा जोड़ दिया। गर्ल्स वाले में भी वही किया, एस के बाद सिर्फ एक कॉमा अटैच कर दिया। टीचर्स वाले में भी वही किया, एस के बाद एक छोटा सा कॉमा अटैच कर दिया। हमारा काम क्लियरली हो गया। रूल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि पॉजेसिव ऑफ नॉन लिविंग। भाई नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग पूरा लिखा नहीं गया, सिर्फ नॉन लिख के छोड़ दिया गया है। इसमें आप लिविंग भी जोड़ देना, ठीक है। पॉजेसिव ऑफ नॉन एस एंडिंग, सॉरी, अच्छा ये तो दूसरा रूल चल रहा है, एक मिनट पहले आप क्लियरली इसको देख लो। कहता है कि पॉजेसिव ऑफ नॉन एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स इज मेड एडिंग पोस्ट्रॉफी एस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब वही बात हो गया। अगर हमारा पहला वाला लाइन से ये क्लियर है, इसको हमको लिखने की विशेष जरूरत भी नहीं है। पहले वाले लाइन में ही हमने लिख दिया कि जनरली जो नाउन होता है हमारा, उसमें हम पोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। मैटर नहीं करता कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। तो अगर प्लूरल होगा भी, एस नहीं भी लगेगा तो हम पोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसको अगर चाहो तो लिखो, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप देख लो मेंस बियर में, इसमें क्या एस नहीं लगा तो हमने पोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया। इधर देखो वीमेन में भी पोस्ट्रॉफी एस हमने जोड़ा है, इधर भी वही काम हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कहता है कि नॉन लिविंग नाउन का अगर आप पॉजेसिव बना रहे हो, नॉन लिविंग नाउन कहने का मतलब कि दो नाउन है और ये दोनों के दोनों नाउन आपके नॉन लिविंग होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो इनको ऑफ लगाकर आप पॉजेसिव में बदलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे द व्हील ऑफ द कार्ट। आप देख रहे हो कि व्हील जो है ये भी नॉन लिविंग है, कार्ट जो है ये भी नॉन लिविंग। इसका मतलब गाड़ी और इसका मतलब पहिया। द फैन ऑफ दिस क्लासरूम, फिर वही हो रहा है। फैन भी हमारा नॉन लिविंग है, क्लासरूम भी हमारा नॉन लिविंग है। इसी तरह बात करते हैं आगे रूल की। कहता अगर नॉन लिविंग का प्रयोग हमारा
लिविंग की तरह हो जाए तो इसके साथ पोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ये तो भाई सेकेंडरी मैटर है कि हमारा नॉन लिविंग लिविंग की तरह यूज हो रहा है, ये हमारा सेकेंडरी मैटर। सबसे बड़ा मैटर है कि क्या कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह यूज होगा, अगर होगा तो कैसे। तो इसका एक फीचर है, फीचर ये है कि एक तो नॉन लिविंग रहेगा लेकिन उसके साथ जो एक्टिविटी जोड़ी जाएगी वो हमारी सजीव वाली एक्टिविटी जोड़ी जाएगी, तो अब नॉन लिविंग का प्रयोग हम लिविंग की तरह करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फ्लावर्स स्माइल। ध्यान देना है कि ये स्माइल मतलब मुस्कुराना, ये सजीवों का गुण है, ये सजीवों का लक्षण है, लेकिन हमने इसको फ्लावर के साथ अटैच किया, इसकी वजह से नॉन लिविंग का प्रयोग हमने लिविंग की तरह कर दिया। यह मुख्यतः साहित्य में यूज होता है, ऐसे तो इसका यूज नहीं, इस साहित्य में ही होता है कि कवि जो होते हैं ये पेड़ पौधा सबको आदमी जैसा मानकर चलते हैं, तो उसी हिसाब से वही पर ये यूज होता है। इधर हिमालयास बराबरी में देखो, बहादुरी जो है ये पुरुषों की पहचान है, पुरुष मतलब लिविंग। इधर हिमालय में बहादुरी दिखा रहा है, मतलब क्या है कि एक तरफ नॉन लिविंग है दूसरा लिविंग नेचर है, इसलिए इनको पोस्ट्रॉफी एस जोड़कर पॉजेसिव में बदल दो। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन इज मेड एडिंग पोस्ट्रॉफी एस एट द टेल टर्म ऑफ द वर्ड। टेल टर्म ऑफ द वर्ड का मतलब हो गया कि जो पूरा पार्ट हम लिख दिए, पूरा नाउन जो हम लिख दिए कंपाउंड नाउन, उसका जो अंतिम वाला भाग बच गया उस पर आप पोस्ट्रॉफी एस लगा दो, तो ये हमारा टेल टर्म है। अब कंपाउंड नाउन मैंने आपको पिछले नाउन का, इससे पहले वाले नाउन का वीडियो अच्छे से समझाया था। अगर आप नहीं समझे, अगर आप नहीं देखे हो, तो इसके पहले मैंने नाउन का वीडियो जब डाला है, एक बार फिर से उसको रिव्यू कर लेना, एक बार देख लेना। तो उसमें मैंने नाउन के साथ साथ कुछ अन्य टाइप के नाउन भी पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया। तो कंपाउंड नाउन कहते हैं वैसे नाउन को जो क्या करे, दो या दो से अधिक नाउन को आपस में जोड़कर, या दो या दो से अधिक शब्द को आपस में जोड़कर एक नए नाउन का निर्माण करे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर। तो थोड़ा बढ़ते हैं, ये क्या रहा है, ये पिछला एग्जाम्पल रिपीट हो गया है, थोड़ा इसमें सुधार कर लेंगे, अब थोड़ा हाथ से ही लिख लेते हैं। इसमें मैंने बताया कि मान लो हमने लिख दिया फादर इन लॉ, इसकी अगर हमने पॉजेसिव बनानी है तो हम क्या लिखेंगे कि फादर इन, और क्या करना है हमने लॉ में पोस्ट्रॉफी एस लगाना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर देगा कि आप फादर में ही आपको पोस्ट्रॉफी एस लगाकर मिल जाएगा। तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा कंफ्यूजन के लिए ही सिर्फ है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इसी तरह आपका दूसरा एग्जाम्पल है, हम लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं स्टेप मदर, ठीक है। स्टेप मदर लिख दिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टेप तो होगा ही, मदर में आपको पोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, स्टेप में ही पोस्ट्रॉफी एस लगा कर देगा, पर इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, एक मिनट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। कहता है अगर दो नाउन, इफ टू नाउन्स क्लेम्स टू बी द मास्टर ऑफ सेम, इसको मिटाकर ही रखना है, इसको नोट नहीं करना है, ये हमारा एग्जाम्पल गलत है। तो कहते हैं कि इफ टू नाउन्स क्लेम्स टू बी द मास्टर ऑफ सेम नाउन, कहते हैं अगर दो नाउन मिलकर एक ही नाउन पर अपना अधिकार दर्शाने का काम करें
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको पहले वाले नाउन में तो पोस्ट्रॉफी एस छोड़ना पड़ेगा और दूसरा नाउन में हमने पोस्ट्रॉफी एस डालना है। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि दिनकर एंड निरालाज पोएट्री, भाई पोएट्री पर अधिकार तो दोनों का है हमारा, दिनकर का भी और निराला का भी। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि ये एक ही चीज है जिस पर दो लोगों का अधिकार है। ऐसी स्थिति को समझने में हमको क्या करना है कि कंफ्यूज नहीं होना। आपको एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको दिनकर में भी पोस्ट्रॉफी एस लगा देगा और निराला में भी पोस्ट्रॉफी एस लगा देगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको क्या करना है कि ये दिनकर में से जो पोस्ट्रॉफी है आपका वो हटा देना है, निराला वाला पोस्ट्रॉफी आपका काम करेगा, इस पर ही ध्यान देना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय एंड धनंजय अकाउंट, ये दो व्यक्ति मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है। ये अकाउंट, इसको ब्रैकेट में आप ज्वाइंट लिख दो तब थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे तो दोनों का अलग अलग अकाउंट हो सकता है। तो कहते हैं मृत्युंजय एंड धनंजय ज्वाइंट अकाउंट, मृत्युंजय और धनंजय की ज्वाइंट अकाउंट, मतलब ऐसा अकाउंट है जिस पर दोनों का अधिकार। जब ऐसी स्थिति हमारी बन जाए तो क्या होगा कि अंतिम वाला नाउन में हमने पोस्ट्रॉफी एस लगाना है। हमको क्या करेगा, वो मृत्युंजय में भी लगा कर देगा, धनंजय में भी लगा कर देगा, ताकि हम कंफ्यूज्ड हो जाए। ठीक है, तो इससे थोड़ा बचना है। अगले रूल की तरफ जाते हैं कि इफ एनी प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ, इसको समझने के पहले हम एक और छोटा सा पॉइंट बताना चाहते हैं। ये तो मैंने बताया कि दो नाउन हमारा क्या है कि ये दो नाउन मिलके एक ही वस्तु पर अधिकार दर्शाते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया राम और सीता के पुत्र, तब वहां पर तो चलो भाई सीता में पीछे हम पोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अगर हम कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के पुत्र, तब क्या होगा कि राम वाला पुत्र जो है वो भी एक अटैच होगा और लक्ष्मण का भी एक अटैच हो जाएगा। तो दोनों अगर सेपरेट सेपरेट होने लगे तब ये जो स्थिति है हमारा कि दोनों पर पोस्ट्रॉफी एस लगाने वाला वो सही होगा। तो इसको थोड़ा दिमाग में सेट करके रख लेना है। जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, बहुत कम आता है एग्जाम्स में। ये 8 नंबर रूल कहता है इफ एनी प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 सिलेबल। सिलेबल का पहले मतलब समझा जाए। सिलेबल का हिंदी मतलब होता है तोड़ या पार्ट। कहते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और वो क्या हो 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट रहा हो, उच्चारण इनके टूट रहे हो, तब हम क्या करते हैं? तो करना क्या होगा कि इनके एंड वाले पार्ट में हमने पोस्ट्रॉफी एस अटैच कर देना है। क्या कर देना है? एंड वाले पार्ट पर पोस्ट्रॉफी एस अटैच कर देना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ईच अदर्स ओपिनियन, हमने क्या किया? ईच अदर 2 पार्ट में टूट रहा है, वन अनदर 2 पार्ट में टूट रहा है, नोबडी एल्स ये 3 पार्ट में जा रहा है। तो ये 3 सिलेबल, ये 2 सिलेबल, हमने क्या किया? सबके अंत वाला पार्ट पर पोस्ट्रॉफी डाल दिया। क्लियर है? तो ये तो हमारा बेस लेवल का कुछ नियम कानून है। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाकर देखते हैं, क्या ये हमारा बन पाता है या नहीं। और ध्यान रहे, हर चैप्टर में मैं आपको लगभग 300 प्लस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ताकि क्या हो कि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलती से भी ना छूटे। ठीक है, हर लेवल का, चाहे वो फिलर हो चाहे वो एरर हो, हर लेवल की तैयारी यहीं से करते चलेंगे हम लोग कि कुछ भी हमारा छूट ना पाए नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल्ड and he wants you to see him as soon as possible.
देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, और एकदम बेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। हमने आपको एक नियम बताया था कंपाउंड नाउन वाला। कंपाउंड नाउन वाला नियम में मैंने आपको एक चीज समझाया कि कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव जो बनता है इनके टेल टर्म में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनता है। आप ध्यान दो कि पहला पार्ट में हम देख रहे हैं कि सन इनला जो है हमारा ये कंपाउंड नाउन, क्लियर है। अब सन इनला में अंत वाला पार्ट पर लगना चाहिए, मतलब यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, लगा हुआ है, सही है। लेकिन इसमें हम सन पर भी जो लगा दिए हैं यही गलत कर गए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सन में से एपोस्ट्रोफी एस हटा देना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द टीचर टोल्ड अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन हिज गोल, हिज सक्सेस, जो कुछ भी लिखा हो, नो मैटर। अब इसमें हमको देखना है, इसमें एक बात कहते हैं कि हम जा रहे हैं पॉजेसिव पर, और कहते हैं कि अगर हम वन का पॉजेसिव निकालें तो वन का पॉजेसिव वंस होता है। हमको क्या मिला है, ये हिज मिला है। ये चीज और आपको क्लियर हो जाएगा जब आप प्रोनाउन में जाओगे, ठीक है। केस तो है, लेकिन इस केस को आप प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ोगे तो और ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इतना ही समझ लो कि वन का पॉजेसिव वंस होता है। तो वन का, चूंकि ये प्रोनाउन का पार्ट है, नाउन का नहीं है, लेकिन केस में आता है तो दे दिया। तो वन का पॉजेसिव वंस होता है। यहाँ हिज लिखा हुआ है, इसको वंस में रिप्लेस कर दो, आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू दियर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। फिर वही प्रॉब्लम, जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं हमारा सीधा ध्यान कंपाउंड नाउन की तरफ जा रहा है। कंपाउंड नाउन क्या है हमारा, कमांडर इन चीफ। और कमांडर इन चीफ ये कंपाउंड नाउन में भी पहला क्वेश्चन में मैंने बताया कि कंपाउंड नाउन का अंत भाग पर हम पोस्ट्रॉफी लगाकर इसे पॉजेसिव बनाते हैं। तो अंत भाग हमारा चीफ हो रहा है। हम जोश में आके क्या किए हैं, कमांडर में ही पोस्ट्रॉफी एस लगा दिए, ठीक है। हम जोश में आकर क्या कर दिए, कमांडर में ही पोस्ट्रॉफी एस लगा दिए। तो ये गलती हो गया हमारा, फिर सुधरना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, और फिर उधर से काट कर चीफ में पोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड। भाई ये द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये अपने आप में पॉजेसिव फॉर्म का निर्माण करते हैं। तो जब ये खुद पॉजेसिव है तो इसमें दोबारा से पॉजेसिव बनाने का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, काट देना है, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी to bring some beautiful summer's flowers, ठीक है। She suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer's flower। ध्यान देना है, ये समर यानी गर्मी नॉन लिविंग का बात कर रहा है, लिविंग तो है नहीं, और फ्लावर भी आपका नॉन लिविंग है। मूर्ख बना दिया कैसे, ये नॉन लिविंग को लिविंग समझा दिया। हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, हमको इसको उलट देना है। उलट देने का मतलब क्या होगा, इसको हमको करना पड़ेगा द फ्लावर ऑफ समर। क्या करना पड़ेगा, द फ्लावर ऑफ
समर, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इतना अगर कर देंगे तो काम हमारा क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम 5 ही क्वेश्चन करवाते हैं। इस पर हमारा और क्वेश्चन का जो क्रम है वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसकी अप्रोच अधिक से अधिक लोगों तक जा सके, अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय।